ओके सो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि 1997 में साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ का कोलैप्स हुआ था. दैट वाज प्राइमरली बिकॉज दे हैड ओवर वैल्यूड दे हैड अंडर वैल्यूड देयर करेंसीज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम with an intention to boost their exports. ठीक है, तो it started with the collapse of Thai baht. The Southeast Asian economies had devalued their currency for prolonged times. ठीक है, then हमने ये पढ़ा था कि if the local currency is getting weaker then public expenditure नहीं करना चाहिए and expansionary money policy को भी नहीं करना चाहिए as it creates a perceived shortfall of foreign currency against the local currency. Then similarly the promotion of import substitution policy, devaluation of rupee and higher tariffs on imports will be helpful in improving India's balance of payment position because ये तीनों जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि import substitution करोगे, devaluation of rupee कर दोगे या फिर import आ रहा है तो उस पर high tariff कर दोगे, तो इन सभी तीनों के तीनों चीज़ों से क्या हो रहा है, आप अपने इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन भी बढ़ेगा. ठीक है, लिवाइंग हायर ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट्स विल नॉट हाउएवर इम्प्रूव आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड. वो तो बिल्कुल डेट्रीमेंटल हो जाएगा. ठीक है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को जितना हो सके ज़ीरो रखना चाहिए इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, देन करेंटली द सेक्टर्स विद द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोज. सबसे ज़्यादा एफडीआई किस में आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर में आता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा एफडीआई. उसके बाद सर्विसेज में आता है, फिर ट्रेडिंग में आता है. ठीक है, उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मा और 5वें नंबर पे है आपका ऑटोमोबाइल्स. तो दिस इज़ नो रॉकेट साइंस, मतलब गैस कर सकते हैं. जैसे पहला टॉप 2 तो बिल्कुल गैस कर सकते हैं. जैसे पहला हो गया सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरा हो गया सर्विसेज और तीसरा हो गया ट्रेडिंग. तो एटलीस्ट टॉप 3 तो याद रख सकते हैं. उसके बाद चौथे नंबर पे आता है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है. उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. Currently FDI is greater than FPI and FPI is greater than external assistance. तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या निकला? FDI सबसे ज़्यादा है, FPI से भी ज़्यादा है, और external assistance in the form of loans and debts वो सबसे कम है. FDI can be done in both listed as well as unlisted companies and FDI is non-debt creating capital flow and the same goes with FPI. ठीक है, तो FDI अगर कोई foreign direct investment कर रहा है हमारे corporate में या FPI भी कर रहा है, तो पहली चीज़ दैट कैन बी डन इन बोथ लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड फर्म्स. एंड दूसरी चीज़ इट इज़ अ नॉन डेट क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ कैपिटल इनफ्लो. एग्जांपल्स ऑफ FDI इंक्लूड फॉरेन कंपनी सब्सिडरीज. नाउ FDI का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए. ठीक है, FDI मतलब ये भी होता है कि आप कोई टेक्नोलॉजी दिए हैं किसी कंपनी को, राइट? That will also come under the foreign direct investment. Then foreign company subsidiaries setting up in India, that is also an example of FDI. Then majority foreign holding in Indian companies, that is one way. ठीक है, आप shares खरीद लो Indian companies के और majority में खरीद लो, तो that is also FDI. Then companies exclusively financed by foreign companies, that is also another way. Then I don't know what is FCCBs, but अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, इन दोनों को रट लेना बिकॉज दीज आर ऑल्सो टूल्स ऑफ FDI. ठीक है, ADR और GDR. तो anyone asks you like what is ADR, GDR, please tell them that they are tools of foreign direct investment. Now ये FCCB भी इसका फुल फॉर्म देख लेना. FCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? सो दैट इज़ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, राइट? तो अगर कोई फॉरेन करेंसी में हमारा बॉन्ड खरीद रहा है तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर FDI. नाउ द सीलिंग फॉर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फॉर FIIs इज़ 24% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंडियन कंपनी एंड 10% फॉर द NRIs एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स. तो मतलब 10% फॉर NRIs एंड PIOs एंड फॉर FIIs it is 24% of the paid up capital of the Indian company. The limit is 20% of the paid up capital in case of public sector banks including the State Bank of India. तो ठीक है, अगर कोई जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सो इट वांट्स टू बाय shares of an Indian company which might even be an Indian bank and a public sector bank for that matter. तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% से ज़्यादा नहीं खरीद सकता. ठीक है,
किसी अन्य कॉर्पोरेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में 24% से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट or the FII that I'm talking about, if it is in the form of a single individual NRI or a person of Indian origin, then that person can not buy more than 10% हिस्सेदारी in that Indian company. तो ये आपको याद रखना है। 20% for private companies and 24% for public sector banks of India, and 10% if the person who is buying is NRI or PIO, ठीक है। Then there's this scheme called FCNRA, foreign, इसका full form नहीं याद आ रहा है, but FCNRA. So ये याद रखो कि it was launched in 1975 to attract NRI deposits in Indian banks, ठीक है जी। The RBI regulated the exchange rate prevalent at the time of the deposit. तो ये guarantee करता था the exchange rate prevalent at the time of deposit, मतलब अगर आज की डेट में कोई foreign का बंदा हमारे इंडियन बैंक में मान लो डॉलर्स डालता है, ठीक है, और सपोजिटली मान लेते हैं कि हमारी लोकल करेंसी कल को अगर इम्प्रूव कर जाती है अगेंस्ट द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, तब तो उसका डिपॉजिट लॉस में चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज डॉलर विल यील्ड लेस अमाउंट ऑफ रुपीज़ इफ़ आवर लोकल इंडियन रुपी स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट डॉलर, तो उसका तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए RBI ये गारंटी देता था कि एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट जो प्रेवलेंट एक्सचेंज रेट होगा डॉलर वर्सेस रुपी का, उसके हिसाब से हम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन सेटल कर देंगे। बट उल्टा भी हो सकता है कि मान लो कोई US में बैठा है और डॉलर डाल रहा है इंडिया के बैंक में अंडर द FCNRA स्कीम, FD करा रहा है, और मान लो आज के डेट में 84 रुपये है, कल को रुपया और कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, 86 हो जाएगा, तो फिर तो उसको वही 84 वाले के हिसाब से रुपीज़ रिडीम करके मिलेंगे ना, तो कम रुपए मिलेंगे। तो ये खतरा है, लेकिन ये फ़ायदा तब होगा जब इंडियन रुपी गेट्स स्ट्रॉन्गर, जो कि होने वाला नहीं है। तो फाइनली इट वाज विड्रॉन इन 1993। सो 1975 में ये ले आया गया था FCNRA। Now FCNRB replaced the FCNRA scheme, in which other banks are to meet out the difference in exchange rate fluctuations, not the RBI. तो फ़र्क बस इतना है कि अब RBI के बजाय बाकी जो बैंक्स हैं वो they will bear the exchange rate fluctuations, ठीक है, they will bear the exchange rate fluctuations. So FCNRB account allows NRIs to invest in term deposits in India and earn tax-free interest. तो tax-free interest आएगा। FCNRB account allows NRIs to invest in term deposits in India and earn tax-free interest. So this is very interesting. तो अगर कोई FCNRB अकाउंट खुलता है यहाँ इंडिया में और उसमें NRI पैसा भेजता है, ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्स फ्री होगा, राइट। और FCNRA और B में फ़र्क बता ही दिया मैंने। दे कैन बेनिफिट फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया while holding their deposits in a foreign currency with protection against the exchange rate fluctuations. तो इसमें exchange rate fluctuations पे भी protection मिलता है, and they are borne out by the banks other than RBI. That is written in FCNRB. So you should rather explore this scheme. Then India receives the largest inflow of foreign capital in equity investment from which country? तो ये हमारे यहाँ की equity सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है? तो सिंगापुर में से सबसे ज़्यादा ख़रीदा जाता है, और फिर मॉरिशस। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। दिस इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद दीज टू नेशंस, ठीक है। तो हमारे जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा फॉरेन कैपिटल आता है सिंगापुर से, फॉलोड बाय मॉरिशस से। During economic reforms of 1991 till 1995, the largest foreign capital inflow came from US, followed by Japan. तो ये LPG रिफॉर्म्स के दौरान सबसे ज़्यादा फॉरेन कैपिटल इनफ्लो कौन से देश से आया था? US से आया था, उसके बाद जापान से आया था। इंडिया साइंड फाटका विद US in September 2015, through which India will know about the Indians holding assets in America, ठीक है, और the government of India will come to know about Indians holding assets in America through the FATCA agreement that government of India signed with America in 2015, right? Then as per government of India's FDI policy, the foreign firm would have to invest 26% equity in tea sector in favor of an Indian partner within 5 years. Considering the sensitivity of print media,
Now that's a different thing. So Government of India's FDI policy, the foreign firm would have to disinvest 26% equity in tea sector in favor of an Indian partner within 5 years. अब ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा ये कौन सी स्कीम आ गई है, बड़ी अजीब सी स्कीम है. द फॉरेन फर्म वुड हैव टू डिसइन्वेस्ट 26% इक्विटी इन द टी सेक्टर. मतलब फॉरेन फर्म के पास अगर कोई शेयर्स हैं तो वो शेयर्स बेचने होंगे उनको, राइट. 26% इक्विटी इन टी सेक्टर इन फेवर ऑफ एन इंडियन पार्टनर विद इन 5 years. स्ट्रेंज, समझ में नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ेगा. Moving on, considering the sensitivity of print media, Government of India has decided that not more than 26% of the foreign capital can be invested in print media, and also that single largest Indian shareholder of such a print media company should have a holding more than 26%. तो दोनों के ही डिजिट्स देखो सेम है, मतलब सिंगल लार्जेस्ट इंडियन शेयर होल्डर उसके 26% से ज़्यादा होना चाहिए. सिंगल लार्जेस्ट इंडियन शेयर होल्डर of such a print media company should have holding more than 26%, and not more than 26% holding can be done from any sort of foreign capital in any print media company in India. ठीक है, तो विदेश से आने वाले पैसे से not more than 26% holding can be bought in any print media company in India, whereas in any print media company there should be a single largest Indian shareholder having more than 26% holding in that company, right. Then after abolishing of ये सिख इंडस्ट्रीज़ के लिए एक कोई संस्था बनाई गई थी FIPB in 2017. The working of granting approval to foreign investment under the FDI policy and FEMA regulations are now entrusted with respective sectoral concerned ministries. तो I think FIPB was a body which analyzed Sikh industries as well as it kind of gave approvals to FDI coming in various sectors, industrial sectors of our country. तो अब FIPB तो अपना ये जो फंक्शन था इसका ये ख़त्म हो चुका है. ना अगर मान लो अभी इंडिया के IT सेक्टर में FDI आना है तो कितना आएगा और कितना कैप होना चाहिए, दैट विल बी सेटल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो वो कंसर्न मिनिस्ट्री हो जाएगी और फीमा रेगुलेशंस लगेंगे उस पर अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के रेगुलेशंस लगेंगे. ठीक है, तो अर्स्टवाइल पुराने समय में क्या होता था कि सिर्फ ये एक संस्था थी जो कि अप्रूवल वगैरह देती थी, लेकिन अभी फीमा रेगुलेशंस प्लस द कंसर्न मिनिस्ट्री लगेगा. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे बायोटेक सेक्टर में अगर FDI आने वाला है तो फिर बायो के लिए फिर कौन सा हो गया, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आना चाहिए वो, राइट. या एग्री सेक्टर में या हो गया, या मान लो एजुकेशन सेक्टर में कोई FDI आने वाला है तो फिर मिनिस्ट्री देखेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री देखेगी एंड द फीमा रेगुलेशंस देखेंगे. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स करंटली. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड 100% FDI इन सिंगल ब्रांड रिटेल में तो 100% FDI दे दिया है एंड 52% FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल. डिफेंस एंड इंश्योरेंस इज 74%. ठीक है, तो ये कुछ FDI लिमिट्स हैं, और भी इसके अलावा भी और FDI लिमिट्स पता होना चाहिए. जैसे डायमंड पॉलिशिंग सेक्टर में 100% FDI अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट हो गया है, और डिफेंस सेक्टर में 74% अलाउ हो गया है. ठीक है, सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% FDI है, मल्टी ब्रांड रिटेल में 52% है, और डिफेंस एंड इंश्योरेंस में 74% है. ठीक है, 74% आई थिंक थ्रू ऑटोमेटिक रूट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा. ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू 100% अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट तुम्हारा ये सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI, मल्टी ब्रांड रिटेल में तुम्हारा हो गया 52% FDI, और डिफेंस एंड इंश्योरेंस में हो गया 74% ऑटोमेटिक रूट से. सितंबर 2023 में इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट स्टैंड्स एट $638 बिलियन. मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट इज़ ओन्ड बाय नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़, मतलब प्राइवेट एंटिटीज़, ऑफ विच द हाईएस्ट कंपोनेंट इज़ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. ये सबसे बड़ा होता है. दूसरे नंबर पे आता है NRI डिपॉजिट्स इन आर बैंक्स, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डेट. देन शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ये तीसरे नंबर पे आता है, बट ओनली टॉप 2 याद रखना चाहिए. तो जो टॉप है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, दैट टू वो किसका डेट है, प्राइवेट एंटिटीज़ का है. दूसरे नंबर पे NRI डिपॉजिट्स हैं, और तीसरे नंबर पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स हैं. एज़ पर द वर्ल्ड बैंक, टॉप 3 बिगेस्ट डेटर्स इन द वर्ल्ड आर इंडिया. बिगेस्ट डेटर्स मतलब सबसे ज़्यादा उधार लेने वाले
कमाल की बात है इंडिया सबसे ऊपर है. सो इंडिया फॉलोड बाय इंडोनेशिया एंड देन पाकिस्तान. So India's debt to GDP is 84%, which is still less than the countries having highest debt to GDP ratio like US as well as Japan. अभी यूएस और जापान एक जगह और पड़े थे, दैट इज़ 91 से 95 के बीच जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसमें सबसे ज़्यादा विदेशी धन कहाँ से आया था, तो फॉरेन कैपिटल सबसे ज़्यादा यूएस से आया था, फॉलोड बाय जापान. तो उसी संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि इंडियाज़ डेट टू जीडीपी इज़ 84%, विच इज़ स्टिल लेस दैन यूएस में तो कई बार जितनी जीडीपी है उतना ही डेट हो जाता है. स्टिल इंडिया, Indonesia and Pakistan, 3 countries with highest debts in the world. Then green bonds are usually long-term instruments, ठीक है, and they were started by European Investment Bank in 2007. ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन बॉन्ड्स किसने ले आया था, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ले आया था. इसके अलावा रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड है, ये 2000 में ले आया गया था. यूएस डॉलर पाउंड डॉट से मार्क, मतलब यूएस में, पाउंड में और मार्क में. Similarly, India Millennium Bond was launched by SBI in 2000 that offered 8.5% return to depositors for 5 years in foreign currencies like US dollars, pound and euro. So, जैसे इंडिया मिलेनियम एक स्कीम आई थी सन 2000 में, SBI लेके आया था. बहुत ही ल्यूक्रेटिव 8.5% रिटर्न मिल रहा था डिपॉजिटर्स को 5 साल के लिए, बशर्ते वो फॉरेन करेंसीज़ में डिपॉजिट करना होगा उनको इंडिया के बैंक में. ऐसा ही एक, ये तो एफडी हो गया, ऐसा ही एक बॉन्ड आया था रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, जिसमें कि यूएस डॉलर या पाउंड में या डच से मार्क जैसी करेंसीज़ में आप सीधे इंडिया का बॉन्ड ख़रीद लो और अच्छा ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, ठीक है. फिर मसाला बॉन्ड्स होते हैं, जैसे इंडियन एंटिटीज़ रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इन INR डिनोमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, टू फंड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है. तो मसाला बॉन्ड्स इंडियन एंटिटीज़ निकालती हैं फॉरेन मार्केट में, बट द मनी रेज्ड इज़ इन इंडियन करेंसी. द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स hedging अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस. इट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स. तो ये भी आपका ECB के अंतर्गत आ जाता है. द फर्स्ट वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इशूड मसाला बॉन्ड वाज डन इन 2014. तो अब ये हालांकि ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ निकाला था. वर्ल्ड बैंक का एक सहयोगी संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन on behalf of Indian private entities issued a masala bond in the year 2014 for the first time. फिर 1st of April 2002 में administered price mechanism and closure of oil pool account were abolished. मतलब administered price mechanism was a method जिसके तहत सरकार तय करती थी कि ऑयल का प्राइस क्या होगा पर बैरल, ठीक है, जिसके तहत फिर फर्दर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो इंडियन ऑयल वगैरह जैसी हैं वो रिटेल में अपना प्राइस फिक्स करती थी. बट अभी ये सब डीरेगुलेट हो गया है. कब हुआ था डीरेगुलेशन? 1st of April 2002 को डीरेगुलेशन हो गया था. इम्पोर्ट कवर होता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स दैट अ कंट्री कैन सस्टेन इम्पोर्ट थ्रू इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स. करंटली इंडिया हैज़ अ फॉरेक्स ऑफ $638 बिलियन US. तो यूजुअली देखो थोड़ा बहुत समानता मिल रहा है. अब ये जैसे फॉरेन जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसमें किस प्रकार में भरा होता है, फॉरेन करेंसीज होगा, ठीक है, गोल्ड होगा और क्या होगा, IMF का थोड़ा होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है. अब एक समानता मुझे दिख रही थी कि हमारा एक्सटर्नल डेट भी आसपास है $638 बिलियन US के, और उतना ही हम फॉरेक्स भी रखते हैं. देखो $638 बिलियन इज़ ऑल्सो आवर एक्सटर्नल डेट एंड उतना ही हम फॉरेक्स भी रखते हैं. सो ये यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, राइट. Then only 2 things largely govern the currency rates of a country: demand of goods and services provided by the country, and stability of the government, which is linked to internal fiscal deficit and high inflation rate. मतलब demand of goods and services provided by the country, इससे ये डिसाइड होगा कि करेंसी रेट क्या होगा. तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री, नॉट जस्ट विद इन दैट कंट्री बट ग्लोबली. तो अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑफ कोर्स उस देश की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी बाकी देशों की करेंसी के अगेंस्ट. दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जो स्टेबिलिटी ऑफ द, अगर उस देश की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है तो भी उस देश की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी बाकी देशों के मुकाबले. तो डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. देन ये कुछ है जैसे सिंगापुर डॉलर ₹62. हालांकि ये सब चेंज होता रहता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया ले लो. जैसे ऑस्ट्रेलिया का याद कर लो, और सिंगापुर और कनाडा का लगभग आसपास है. ऑस्ट्रेलिया का ₹54, 55 मान लो, ₹55 है ऑस्ट्रेलिया का, और ₹50 है न्यूजीलैंड का,
और 10-10.5 है हांगकॉन्ग का, ठीक है। Then mark the difference between devaluation done in fixed rate systems and depreciation which is done in floating rate systems, ठीक है। So devaluation is done in fixed rate systems while depreciation occurs in floating rate system. Euro coins and notes started circulation from 2002, although it was established in 1992 by the provisions of the Maastricht Treaty. Euro coins, ये Euro coins नामक जो हैं ये 2002 से सर्कुलेशन में आए थे, हालांकि ये बना दिए गए थे 1992 में ही एज पर द टर्म्स ऑफ द मास्ट्रिच ट्रीटी। द नेम यूरो वॉज अडॉप्टेड इन 1995 एट मैड्रिड। द नेम यूरो, ये जो यूरो शब्द है, दैट वाज अडॉप्टेड इन 1995 इन मैड्रिड। इट इज़ अडॉप्टेड बाय 19 नेशंस आउट ऑफ द 27 नेशंस इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस हैं, जिसमें से 19 नेशंस यूरो कॉइन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ, अब जैसे इंस्टेड ऑफ the 19 nations within the European Union who accept euro coins, there are certain British overseas territory as well which also accept euro coins. These are Montenegro हो गया, ढकेलिया हो गया, Montenegro, ढकेलिया और Akortiri, ढकेलिया और Montenegro and Kosovo they also accept euro, ठीक है, euro। तो 19 देश तो ये हो गए, जैसे 27 में से 19 तो ये हो गए जो सीधा यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं। उनके अलावा ये 3-4 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी भी हो गई जो यूरो को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कोसोवो हो गया, ढकेलिया, मॉन्टेनिग्रो एंड अकोरटिरी। द अर्स्टवाइल ECU वाज रिप्लेस्ड बाय यूरो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर ब्रिटेन, डेनमार्क एंड स्वीडन हैव नॉट अडॉप्टेड यूरो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Britain, Denmark and Sweden, BDS, they have not adopted euro. Don't confuse euro dollars with euro, हाँ तो ठीक है, euro dollars were completely different thing, उसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। अब ये कुछ करेंसीज़ हैं, जैसे मालदीव की करेंसी रफिया होती है, ठीक है, और गुलट्रम होती है भूटान की, बहुत यूनिक सा नाम है। रिंगिट मलेशिया का होता है, टका तो बांग्लादेश का हो गया, बाहत हम पढ़ चुके हैं, थाईलैंड का हो गया, लीरा टर्की का हो गया, सॉरी इटली का हो गया, इटली का लीरा हो गया, जापान का येन हो गया, ये UAE का दिरहम हो गया, और कुवैत एज वेल एज़ इराक दोनों का है दिनार, ठीक है। साउथ कोरिया का वॉन हो गया, और सऊदी अरब का रियाल हो गया, और ये शिलिंग कहाँ का है, ऑस्ट्रियन शिलिंग, एंड मैक्सिको का पेसो है, पेसो। दैन इंडस्ट्रीज़ एक्ट एक आया था, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो सबसे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो लाइसेंस राज जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो इसी एक्ट के दुरुपयोग से स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रीज़ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। So it was through this act that the license Raj started, and the act did not have a policy for weak industries. Promotion of foreign investment was criticized. Then एक MRTP है, Monopolistic Restrictive Trade Practices Act, ठीक है, ये 1969 में आया था। और फेरा तो जानते हो 1973, और फेमा 1999, बट ऑपरेशनल सिंस 2000, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। PMLA 2002 में आया था, ठीक है, 2002 में PMLA आया था, और ऑयल प्राइसेस को भी डीरेगुलेट किया गया था, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म जो मैंने बताया था ऊपर, बट स्टार्टेड इन ऑपरेशन इन 2005। PMLA 2002 में आ गया था कानून, बट इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2005। एंड सिमिलरली फेरा इज़ 1973, फेमा इज़ 1999, बट ऑपरेशनल सिंस 2000। एंड MRTP, दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, दैट इज़ 1969। एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, वो तो 1951 का है। तो यहाँ पे दो चीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का शिलिंग भूल रहा है, और मैक्सिको का पेसो है, साउथ कोरिया का वॉन है, कुवैत और इराक का दिनार है, ठीक है, UAE का दिरहम है, और ये टर्की नहीं है, ये इटली का लीरा है, ठीक है। गुलट्रम भूटान है, और रिंगिट इज़ मलेशियाज करेंसी, और रफिया तो मालदीव्स का, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फेरा 1973 वाज रिप्लेस्ड बाय फीमा, मतलब अभी फेरा इज़ नो लॉन्गर फंक्शनल because it has been replaced by FEMA in 1999. However, it started its operations from 2000. Offences under the FERA were criminal in nature, while the new FEMA changed them to civil offences. Also, FEMA started operation in 2000 with a sunset clause of 2 years. मतलब यहाँ से स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन उसमें एक सनसेट क्लॉज था 31 मई 2002 तक। दैन मॉनेटरी थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये हॉटरे के द्वारा दिया गया था। मॉनेटरी थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल, Monetary theory of trade cycle concept was given by Hotray, and ये कुछ जनरल ट्रेंड्स हैं, जैसे इंक्रीज इन forex results in monetary expansion of the country, ठीक है।
India's industries are heavily dependent on imported goods and machineries, so a decrease in imports can result in slowdown of industrial processes. तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट अगर हमारा कम हो जाएगा, और अभी हम उस अवस्था में हैं नहीं कि सब्सटीट्यूट कर पाएँ. तो इंडियाज़ इंडस्ट्रीज़ आर हैवली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड मशीनरीज, सो अ डिक्रीज इन imports कैन रिजल्ट इन स्लो डाउन ऑफ आर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. एंड दूसरी चीज़, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजल्ट्स इन मॉनेटरी एक्सपेंशन ऑफ द कंट्री. और ट्रेड साइकिल, ये क्या है, मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, दैट वाज गिवन बाय हॉटरे. और फेरा को हटा के फीमा ले आया, तो फेरा में क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, फीमा में सिविल हो गया. ठीक है, यही है. इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से, ये अगले वीडियो में देखते हैं.